नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। कल ही आप लोगों का बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है। साल भर से घस रहे हैं आप, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसका कल ही एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा प्रेशर तो बना ही होगा आपके ऊपर। जिनके ऊपर प्रेशर नहीं बना होगा वो फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल है टेंशन में आना, प्रेशर बनना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है गुरु, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जामिनेशन हॉल में आप शांत रहें, रिलैक्स रहें, आपकी मन स्थिति बिल्कुल अच्छी हो, आपने रात को अच्छी नींद ली हो। एडवेंचर मत कीजिएगा कि मैं तो स्टेशन पर सो जाऊंगा, वहाँ रह जाऊंगा। ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, वो सही रहेगा तो ही आप एग्ज़ाम सही से दे पाएंगे। कोशिश कीजिएगा शेयरिंग में कहीं पर भी कोई रूम ले लें, कहीं पर कोई लॉज, कहीं पर भी रुक जाएं। ठंड का मौसम है तो बाहर में रहना सही नहीं होगा। ओके, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 150 सवाल होंगे पेपर में। 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल। जैसे पिछली बार का पेपर बहुत कठिन था 69 का, तो उसमें 40 करीब में ऐसे सवाल थे जो कठिन स्तर के सवाल थे, ठीक है। बाकी 110 ऐसे सवाल थे जो मॉडरेट से आसान थे। लेकिन वो 40 सवाल ना बीच में मिक्स करके दिए गए थे जिससे बच्चे परेशान हों। ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होता है कि बच्चों को प्रेशर में बार बार डाला जाए, ठीक है। तो आपको 110 सवाल जो बाकी के रहते हैं उनको टारगेट करना है। कट ऑफ हमेशा 92, 93 इसी के आसपास जाएगा इस बार भी, है ना। पेपर कितना भी कठिन हो, आसान हो, उसके नीचे तो नहीं जाएगा, ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। आपसे मैं यही बोलूँगा, पेपर में पूरा पेपर पढ़िएगा, 150 सवालों को देखिएगा, फिर अटेम्प्ट कीजिएगा सवालों को, ठीक है। ऐसे सवाल होंगे जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, आपने पढ़ा है। रिलैक्स रहेंगे तो कर ले जाएंगे। देखिए, सवाल 1994 बीपीएससी में पूछा। पहले बीपीएससी का लेवल कुछ और ही था गुरु। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? बहुत ही डीप फैक्ट कठिन सवाल है ये, और इसी प्रकार के सवाल आज हम लोग हल करेंगे। इसका उत्तर तो ए है, कार्यकारिणी कमेटी 1937 है इसका उत्तर। लेकिन और भी इस तरह के सवाल जो आपके टिपिकल मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर वाले सवाल होते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? बीपीएससी पीटी का पीवाई क्यू उल्टा कर देखिए, खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पंजाब प्रांत है, वो पंजाब प्रांत है जहां पर उसको बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में बहुमत नहीं मिला था, बाकी लगभग में सारे प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इसको जरा हम लोग एक बार फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर, कौन से एक्ट के आधार पर बंधुओं? तो 1935 एक्ट के आधार पर 1937 ईस्वी में चुनाव होता है। 1937 ईस्वी में चुनाव होता है। चुनाव में हुए जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत, मद्रास में 65% मत प्राप्त किया, 215 में से 159। बिहार में, उस समय के बिहार में 75% मत मिला था किसको? कांग्रेस को। 152 में से 98 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। मध्य प्रांत व बरार में, मध्य प्रदेश और नीचे का इलाका बरार उसको कहा जाता है, 61% मतों के साथ 112 और 70 सीटें जीती। संयुक्त प्रांत यूपी के वर्तमान में 65% मतों के साथ 228 में से 134। उड़ीसा में 60 में से 36 सीटें जीती। बम्बे में 175 में से 86। असम उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, यहाँ पर उसको बहुमत नहीं मिला। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, पंजाब और सिंध। सिंध वर्तमान का कौन सा हो गया बंधुओं? तो ये गुजरात और बम्बई मिला करके पाकिस्तान का भी सिंध ले लीजिए, तो गुजरात और पाकिस्तान का भी सिंध, कराची वगैरह का जो इलाका है ये सारा क्या था? तो सिंध था। इसीलिए हम लोग नेशनल एंथम में आता है ना, पंजाब सिंध, तो सिंध वही इलाका है, ठीक है। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इसीलिए आपने देखा कि उड़ीसा का अलग सीट लिखा हुआ है और बिहार का अलग सीट लिखा हुआ है। ये बिहार कौन सा है? तो ये संयुक्त बिहार है जिसमें झारखंड भी सम्मिलित है, ठीक है। बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में 86 सीटें मिली थी। ये सीटें और कहां कहां पर कांग्रेस जीती ये पूछा जाता है। 2 इलेक्शन है, एक अभी होगा, एक फिर बाद में होगा।
दोनों आज़ादी से ठीक पहले का जो इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। प्रांतीय सरकार का गठन निम्न से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये पहले ही बताया, 1935 का अधिनियम है। 1935 का देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। 1935 का अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? रिपीटेड सवाल है। बंगाल में प्राप्त नहीं किया था, बंगाल में प्राप्त नहीं किया था। बंगाल में लीग और उसके समर्थक जो पार्टी थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी जैसे जो थी, जो बाद में बहुत ही हिंसक बन गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बंगाल में लोगों को वहाँ के बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे की मोहम्मद अली जिन्ना घोषणा करता है, तो वहाँ पर बंगाल की सरकार ने लोगों को एलिमिनेट कर दिया, मारा, जो उस समय के वहाँ पर हिंदू थे उनको। बंगाल जब भी मैं बोलूँ तो बांग्लादेश को भी जोड़कर चलिएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त करने की संख्या क्या थी? तो 5 है। पाँच प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था इसने। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब और बंगाल। तो क्या मध्य प्रांत में है, उड़ीसा में होगा, कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो देखिए भारत है, भारत का वो हिस्सा जहाँ पर जो डिवाइड करने के पश्चात, याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, डिवाइड करने के पश्चात पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, उन हिस्सों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा बंगाल, और कौन सा हो जाएगा? पंजाब का जो प्रांत था वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। पंजाब का भी कुछ हिस्सा कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और बंगाल का भी कुछ हिस्सा कहाँ पर चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया था। उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान में बांग्लादेश है। लक्षण क्रम उसके भी ठीक नहीं लग रहे हैं। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 का आम निर्वाचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? 1937 निर्वाचन कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बम्बई और असम दोनों ही हो जाएगा। आसाम बोलते हैं कई सारे लोग। असम और बम्बई में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। असम जब मैं बोलूं तो असम में नॉर्थ ईस्ट के वर्तमान के जो राज्य हैं वो भी बहुत सारे राज्य उसमें सम्मिलित थे। ठीक है। वह प्रांत जहां 1937 का आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो बंगाल प्रांत है। बंगाल प्रांत देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, इन सभी में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोग के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बना लिए थे। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, ये सारे थे। और जहाँ जहाँ पर गठित नहीं हुआ तो आपको पता ही है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला क्या लिखा? उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, बाद पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित कर लिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पदक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। पहले 6 ही थे, बाद में जो सीमांत प्रांत थे उसमें भी मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मिलकर गठित कर लिया था कांग्रेस ने। निम्न से किस एक प्रदेश 1935 का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। अभी मैंने याद करने का ट्रिक क्या बताया? वो इलाके जिनके कुछ भाग पाकिस्तान में चले गए उनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। वहाँ पर प्रांत नहीं बना पाई थी, सरकार नहीं बना पाई थी। हालांकि बाद में उसने गठजोड़ करके कोशिश की बनाने की। ओके। 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या था? 28 माह तक कांग्रेस ने मात्र काम किया और इसमें खूब अच्छा काम किया। हालांकि कुछ आरोप भी लगे उस पर। 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांत इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। क्यों इतनी बार मैं आपको बोल रहा हूँ? इतनी बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाइए। कल ही तो आपका परीक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों के 22 दिसंबर को 2 महीने के पश्चात 1939 के दिन मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ये मोहम्मद अली जिन्ना 2 महीनों के पश्चात मनाया। कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आज इस्तीफा दिया कल मुक्ति दिवस मनाया। नहीं, ये उसने मनाया कि भाई कांग्रेस से देश को मुक्ति मिल रही है, सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1937 के प्रांत मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 माह चला था। 28 माह को जरा ईयर में परिवर्तित कर लीजिए। 2 साल 4 महीने ही तो होंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब?
तो ये मनाया 1939 के दिसंबर में मनाया है, 22 दिसंबर को मनाया है। 22 अक्टूबर को इस्तीफा दिया है कांग्रेस ने। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, सीक्वेंस पूछा जाता है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, ये इस चैप्टर का सबसे कठिन सवाल है। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास किए गए। 28 माह में कांग्रेस ने इतने अच्छे काम कर लिए जितने आज़ादी के बाद से आज तक नहीं किए अच्छे काम। कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन समझिएगा, लोगों को ऐसा फील होने लग गया था कि हम आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि प्रांतों में अपनी सरकारें थीं। ठीक है। हालांकि कई सारे जगहों पर जो गुप्तचर विभाग है और प्रदर्शन रोकने के लाठी चार्ज का भी आरोप लगा कि जो अंग्रेज करते थे वो अपनी ही सरकार कर रही है। गुप्तचर विभाग का भी दुरुपयोग का आरोप लगा बाद में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। यूपीपीएससी प्री 2012। 1937 से संपन्न प्रांतीय चुनाव विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत 228 में से 34 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। सरकार प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था चीफ मिनिस्टर को ये गोविंद बल्लभ पंत हैं जो प्रधानमंत्री बने। कानून और न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया। अगला सवाल बड़ा ही शानदार सा है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत संबंधित कुछ रिपोर्ट आई। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। इस प्रकार के रिपोर्ट इसलिए लाए गए ताकि ये बताया जा सके ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। समझिएगा इसको गंभीरता से, ऊपर ऊपर नहीं। इस प्रकार की रिपोर्ट इसलिए लाया गया क्योंकि बताया जा सके कि मोहम्मद अली जिन्ना का डिमांड जायज़ है, भारत का विभाजन तय किया जाए। ये इसलिए लाया गया, बताया गया कि हिंदुओं के शासन में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो पाकिस्तान में आज कितने मुस्लिम सुरक्षित हैं, ये आप ही मुझे बता दीजिए, है ना। तो ये रिपोर्ट उसी का क्या है, तो डिवाइड एंड रूल का उदाहरण है एक शानदार सा। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में इसका उत्तर ए हो जाएगा। सबसे पहले लाया गया था पीरपुर रिपोर्ट, फिर लाया था शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों संबंधित रिपोर्ट का कालक्रम इस प्रकार है। 1938 पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में ये रिपोर्ट लाया गया था। इस रिपोर्ट की मंशा को आप समझ रहे होंगे, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये बड़ा ही गंभीर संकट है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता और गांधी जी की महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है। एक तरीके से स्पष्ट बोलना चाहिए, यहाँ पर पहली बार आपको अनुभव होगा कि गांधी जी के अंदर एक कहीं न कहीं छुपा हुआ तानाशाह प्रवृत्ति भी था, जिसने सीधा सीधा सा अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसकी हार पर बोल दिया कि मेरी हार हो गई है, जबकि वैचारिक भिन्नता थी केवल। समझिएगा इस चीज़ को। 1938 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। बोस, इनका अलग ही व्यक्तित्व है। कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्यातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया हुआ है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा गुजरात में स्थित है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। वर्तमान का एमपी जो है मध्य प्रदेश, जबलपुर वहीं पर है। एमपी का उच्च न्यायालय तो वहीं है ना, भी जबलपुर में ही मुख्य पीठ उसका बैठता है। एक पीठ इंदौर में भी है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन 1938 कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्वाचित बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट है। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, जबकि सुभाष बोस को कांग्रेस के कई सारे मेंबर्स का समर्थन प्राप्त था, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के मेंबर को हरा दिया अध्यक्ष पद के चुनाव में। पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव होता था, इस बार भी हुआ है बहुत वर्षों बाद।
तो ये चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से होता था, उसमें सुभाष बोस ने हरा दिया था। लेकिन उन्होंने जब गांधी जी का देखा कि भाई ये नाराज़ हो रहे हैं तो इस्तीफा दे दिया और अलग हो गए कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। इसका उत्तर डी हो जाएगा, 1939 में। छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा है, नेताजी सुभाष बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो ये ई हो जाएगा, पी सीतारमैया, मतलब कि पट्टाभी सीतारमैया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी में किया था। हरिपुरा में उन्होंने किया, कांग्रेस का अध्यक्षता किया। त्रिपुरी में उन्होंने पराजित किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के आधार पर दक्षिणपंथी कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस को बैक कर रहे थे वामपंथी कांग्रेस और समाजवादी धारा। वामपंथी और समाजवादी धारा सुभाष चंद्र बोस को बैक कर रहा था, जबकि दक्षिणपंथी जो धारा था वो बैक कर रहा था गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को। इसीलिए बंगाल में मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आजकल खूब चलता रहता है कि सुभाष चंद्र बोस को उनकी जगह नहीं मिल पाई, है ना। तो इसके पीछे कांग्रेस का हाथ कई सारे लोग बताते हैं, जबकि ये गलत है। ये सबसे बड़ा हाथ वामपंथियों का रहा है, वामपंथियों का रहा है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस से खूब नफरत की है। बंगाल में वामपंथी शासन स्थापित हुआ, उसके पश्चात उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए अपशब्द तक लिखे हैं वामपंथियों ने, है ना। तो ये भी भारत की, आज़ाद भारत की राजनीति है ये। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हों, परंतु वे अपने कार्य समिति की घोषणा नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु उस संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। और कौन सी पार्टी का गठन करेंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के 6 महीने पहले बता दिया था कि आने वाले 6 महीनों में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए भारत के जो जनता है और भारत की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। ओके, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है देसी रियासतों संबंधित बटलर समिति का आपने नाम सुना होगा। देसी रियासतों संबंधित ये समिति है, कई बार पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देसी राज्य के मध्य संबंध को सुधारना। देसी जो राज्य थे, छोटे छोटे जो रियासतें थी, उनके बीच में और भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जो भारत में शासन कर रही थी, इनके बीच रिलेशन को सही बनाना। 1919 का जो एक्ट आता है, इसमें एक नरेंद्र मंडल की अवधारणा लाई जाती है। नरेंद्र का मतलब हो गया भाई नर में इंद्र, यानी कि राजा, राजा महाराजा रियासतों के वगैरह जो प्रमुख थे। तो नरेंद्र मंडल बनाया गया। मंडल का मतलब तो आप समझ ही हैं भाई, एक कमेटी जैसा बनाया गया, जिसका क्या काम था? इसका 1921 में गठन किया गया, 1921 में गठन किया गया। 1919 एक्ट में प्रावधान था, 1921 में इसका गठन हुआ है। सुनिएगा, जीवन में नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, ये फैक्ट पूछा गया है। नरेंद्र मंडल इसको कहा जाता है। ये जो नरेंद्र मंडल था 1921 में गठित, तो इसका काम एक ही था कि जो देसी रियासत हैं उनके साथ बातचीत करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए सहयोग को बढ़ाना, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमेशा ही सहयोग करें। आज जो बड़े बड़े राजा घूम कर बन कर घूमते हैं, बड़े बड़े नेता घूमते हैं, ये सिंधिया और ये वो सो, ये सारे अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे। चलिए आगे बढ़ते, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ है? तो 1927 में हुआ है। 1927 में हुआ है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर ने भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी बने थे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस।
भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ है? तो ये हुआ है 1947 में, जब सरदार पटेल निकले। उन्होंने बोला कि मिल जाओ नहीं तो हम मिटा देंगे, तो सारे मिल गए। राज्यों का विलयीकरण किनके नेतृत्व में हुआ है? तो ये सरदार पटेल के नेतृत्व में, और इनका सचिव था उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। एक बहुत ही शानदार सी किताब लिखी इनके सचिव ने, मेनन साहब ने। उस किताब को जरूर पढ़िएगा, अद्भुत किताब है। अन्य रजवाड़ों के भारत विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? ये 3 था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जम्मू कश्मीर पता ही आपको क्या हुआ था, और जूनागढ़ में किसके द्वारा? तो भाई वहाँ पर एक तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 अक्टूबर 1947 को बना है हस्ताक्षर के द्वारा। 26 अक्टूबर 1940 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान की कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ कर दिया था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा जाता था, जिसमें हिमाचल और पंजाब दोनों शामिल था। पहाड़ी राजा वगैरह भी शामिल थे इसमें, और पेप्सू कहलाता था ये। पंजाब से बाद में हिमाचल प्रदेश अलग हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था। निम्नलिखित देशी राज्यों से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते व पसदर था? तो ये हैदराबाद था, बाद में इसको भी विलय कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए अब सवालों का हम लोग हल करेंगे बंधुओं। ये सब बहुत ही महीन सवाल होते हैं और यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ये 1993 का सवाल है। इसका उत्तर हो जाए ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। यही था कांग्रेस की नीति शुरुआत में। अगला कथन और कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि, मैंने आपको सिखाया है ना, क्योंकि, अब दूसरा पढ़ना है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, दोनों असत्य हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों असत्य हैं, पूर्ण सहयोग नहीं दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले, नाजीवाद और फांसीवाद की घोषणा की गई, लेकिन यह भी घोषित किया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल ही नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। यहाँ पर दोनों ही असत्य हैं। अगला फिर से कथन कारण है, 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्याख्या भी सही है, और ये भी था कि भाई भारत को आपने कांग्रेस के बिना सहमति के आपने युद्ध में शामिल कर लिया। 17 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनिथ को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया कि आपने हमसे बिना पूछे हमारे देश को युद्ध में धकेल दिया है, इसलिए हम सभी इस्तीफा देते हैं। 22 अक्टूबर को इस्तीफा देंगे, 17 को घोषणा करते हैं, 22 को इस्तीफा देंगे, और 22 दिसंबर को फिर क्या होगा? मुक्ति दिवस मनाया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों भाई? तो उपयुक्त कथनों ABC में कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कोई सा भी सही नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य नहीं, एक ही कारण था, युद्ध में शामिल कर दिया गया था जबरदस्ती। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945, 1939 से लेकर 1945 तक चला है। आप मुझे बताइए प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथनी इंडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो इस छठे का आंसर सभी को पता होगा, चर्चिल था उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री, जिसको बाद में खूब गाली भी पड़ी है। हालांकि चर्चिल ही था जिसने ब्रिटेन को बचा लिया, नहीं तो जर्मनी उसको निपटा देता। इसका उत्तर सी हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग, चर्चिल भारत के लिए बहुत क्रूर था। बंगाल में चर्चिल के नीतियों के कारण से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों के कारण से बंगाल जो समृद्ध प्रांत था उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में मानव निर्मित भयंकर अकाल देखा गया, जिसके कारण से बंगाल में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सड़क पर लोग गिर कर मर जाते थे, एक दूसरे का मांस भक्षण करने लग गए थे, इंसान को खाने लग गया था। ये अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, आज़ादी के ठीक पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का। ओके,
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न से किसने किया है? तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली हैं। पाकिस्तान का फुल फॉर्म है गुरु, पाकिस्तान में पख्तूनिस्तान है, कश्मीर है, सिंध है, इस प्रकार से बनाया गया था। पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कवि और राजनीतिक चिंतक, कहाँ के चिंतक? वही इकबाल को मुसलमानों के पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 का अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है तो भारतीय मुसलमान को अपने देश, अपनी संस्कृति, परंपराओं को पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है। मेरी इच्छा यही होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। कितने पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो अपनी धर्म और संस्कृति का पालन कर रहे हैं, है ना? तो ये भी एक फैक्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत को एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसने रखा था मोहम्मद इकबाल ने। इसका उत्तर डी हो जाएगा। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जिन्ना को दरअसल अपनी पॉलिटिक्स बचानी थी। उन्होंने देखा कि जब वो इरेलेवेंट हो गए हैं, 1937 के चुनाव के पश्चात वो ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। उनको पता चलता है वो इरेलेवेंट हो गए भारतीय राजनीति में, कहीं पर उनकी जीत नहीं हो रही, सभी जगह पर हार ही रहे हैं। तो फिर एक नया मुद्दा उभरता है जिसको कहा था पाकिस्तान का मुद्दा। ठीक है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। निम्न से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ये उस समय की बात है जब बहुत पहले जिन्ना सेकुलर हुआ करता था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया था किसने? तो सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही शानदार बुक है। भारतीय इतिहास को शुरू करना चाहते पढ़ने के लिए तो यहाँ से पढ़ सकते। इसे प्राचीन भारत बहुत ही शानदार दिया हुआ है। 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। निम्न से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। वे सदैव डायरी रखते थे। क्या आंसर है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन इकबाल ने किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी। रहमत अली ने लिखा था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की सर्वप्रथम स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था तो 1940 में किया गया था। 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, वहीं पर किया गया था। ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसे भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीक उज़्मा ने रखा था। खलीक उज़्मा नाम है, उसी ने रखा था प्रस्ताव 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके तहत भारत विभाजन का प्रस्ताव था। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक उज़्मा की विशेष भूमिका है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, यह लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग के भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में था? तो लाहौर अधिवेशन में था। वो कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए सवाल करेंगे, जिससे प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर विनोबा भावे हैं, दूसरे कौन हैं? तो आचार्य विनोबा भावे हैं, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त जी हैं। ब्रह्मदत्त जी के बारे में बीपीएससी पीटी पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था। विनोबा भावे जी को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ है। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे हैं और दूसरे पंडित नेहरू जी हैं। किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने आरंभ किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा।
प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो दूसरा पंडित नेहरू जी हैं। तीसरा कौन है? तो ब्रह्मदत्त जी हैं। तीसरे कौन हैं? तो तीसरे हैं ब्रह्मदत्त जी हैं, ब्रह्मदत्त जी। सर्वोदय शब्द का प्रथम किसने उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सभी का उदय सर्वोदय, सभी का उदय सर्वोदय, यही इसका मोटिव होता है कि भाई सभी को साथ में लेकर उदय, मतलब कि सभी को साथ में लेकर चलना है। इंक्लूसिवनेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कहा जाता है इंक्लूजन, यानी कि समावेशिता। ठीक है, इसी का ये ध्येय वाक्य है सर्वोदय। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 मार्च में आया है। मार्च इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्च में आएगा, ये असफल हो जाएगा तो अगस्त में फिर अगस्त क्रांति शुरू हो जाती है 8 अगस्त से। ठीक है, कौन कौन थे? देखिए, विश्व के जो अलग अलग देश थे उनके दबाव पर कि भारत को युद्ध में आप संपूर्ण रूप से शामिल कीजिए, क्रिप्स मिशन लाया गया था। दबाव बढ़ाया जिसके फलस्वरूप स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये आया था मार्च 1942 में। अगला सवाल बहुत ही शानदार है, अद्भुत सवाल है, यूपी लोअर का सवाल है। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा जो सेंट स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे, क्रिप्स मिशन जो है में सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। कौन कौन से प्रावधान शामिल थे उसमें गुरु? बहुत ही शानदार सवाल है। एक क्वेश्चन में आपका क्रिप्स प्रस्ताव पूरा रिवाइज हो रहा है। पिछली बार भी क्रिप्स मिशन से 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। सभी चारों के चारों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं, चारों के चारों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसके प्रस्तावों को याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब बहुत पूछा जाता है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। डोमिनियन के कारण ही यह रद्द हो गया था। निम्न से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पित थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना है। एक चीज़ और मैं क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ बता देता हूं, जो पिछली बार भेजा गया था, पिछली बार पूछा गया, ये वाला सवाल पूछा गया पिछली बार, इसी को रिपीट करके पूछा गया है, इसी को रिपीट करके पूछा गया। एक और है, इसे क्रिप्स मिशन के जो सदस्य हैं उनके नाम दिए हुए हैं, मैं वो जरा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन उसमें सदस्य थे। 3 मेंबर थे इसके, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर हैं। इन्हीं 3 मेंबर के बारे में पिछली बार बीपीएससी पीटी में 69 बीपीएससी पीटी में एक सवाल पूछा गया था। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपका बैंक डूब रहा है और आप बैंक के डूबने के बाद का हमें चेक दे रहे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान में सम्मिलित था भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इसका तो बी आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्री किसने भारत क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल। ये नहीं पूछा गया था पिछली बार पूछा गया था कौन कौन मेंबर हैं क्रिप्स मिशन के, ये सवाल पूछा गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। ऑब्वियसली उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वहाँ पर चर्चिल ही प्रधानमंत्री होगा। निम्न से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को कांग्रेस ने नियुक्त किया था क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए। निम्न से किसने गांधी जी का आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिथगो ने कहा था कि राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से ये क्या कर रहे हैं, तो ये हमसे फिरौती मांग रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए सवाल हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। अंतिम वीडियो होगा आपका 70 बीपीएससी से पहले एमसीक्यू का। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उस समिति के अध्यक्ष थे। 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया और भी बहुत सारे लोग थे। और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में किया गया था। प्रधान सेनापति कौन था इसका? तो लॉर्ड वेवेल था उसमें भारत का लॉर्ड वेवेल था प्रधान सेनापति जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को कांग्रेस की बैठक होती ग्वालियर टैंक, कहाँ पर? तो बम्बई में। और 8 अगस्त की रात को ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अगस्त से आधिकारिक तौर पर ये आंदोलन शुरू हो जाता है। 9 अगस्त से शुरू हो जाता है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 क्यों जाना जाता है भाई? तो ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया और रात में ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई
किस मैदान में किया गया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान है, वहीं पर किया गया है। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था ये? तो बम्बई में हुआ था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 8 अगस्त 1982 कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई में किया था। एक ही सवाल रिपीट हो रहा है, 1942 हो जाएगा और ये अगस्त 1942 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही शानदार सा है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। केवल तीसरा यहाँ पर सही है, केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, वामपंथी, ये सब ऐसे थे जो इस आंदोलन से दूर रहे। उन्होंने इस आंदोलन के समर्थन नहीं किया था, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है इसलिए बता दिया मैंने आपको। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास से दिवंगत होंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का नारा है। गांधी जी इस समय किसी और ही तरह का दिख रहे थे। करो या मरो, मैं तुम्हें एक ही मंत्र देता हूँ, या तो देश को आज़ाद कराओ या तो आज़ाद कराते हुए शहीद हो जाओ। महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा उस समय। किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है इस नारे का संबंध, भारत छोड़ो आंदोलन से ही है इस नारे का संबंध। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्होंने दिया था। रिपीट हो रहा है एक ही सवाल बार बार। किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते क्योंकि आंसर नहीं दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह आंदोलन अहिंसक था। अहिंसक तो नहीं था, हिंसक हो गया था कई सारे जगहों पर। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया नहीं, किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, तो ये तो सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। दो यहाँ पर गलत हो रही। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया, बिल्कुल किया था, इसीलिए इसका उत्तर नहीं निकल पाया है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। हालांकि बोला जाता है कि ये स्वतः स्फूर्त था, गांधी जी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। इसका उत्तर सी दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा कि भाई स्वतः स्फूर्त था, किसी ने भी इसका नेतृत्व नहीं किया था। आंदोलन शुरू होने से पहले नेतृत्वकर्ता जरूर थे गांधी जी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर, इसका महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। फिर से वही चीज़ है, फिर से वही चीज़ है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत दिए हुए हैं। निम्न से किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, उसके अलावा मुस्लिम लीग, और ही मैंने आपको बताया डॉक्टर अंबेडकर। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ओके, निम्न में किसने 1942 से भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था समर्थन। और देखिए क्या है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था। 1942 कांग्रेस के बम्बई दिवस से किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव और राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका आलेख बनाया था। नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, भारत छोड़ो का नारा। तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्विट इंडिया और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। प्रसिद्ध उसको किसने बनाया? लोगों को किसने दिया? तो लोगों को गांधी जी ने दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्न से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि कांग्रेस पूरी जेल में थी और लगभग में उसको खत्म करने का प्लानिंग कर रहे थे अंग्रेज, इसलिए 6 वर्षों तक कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाया कांग्रेस में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य, मतलब क्रिप्स के प्रस्तावों के कारण से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, गांधी जी के लेखन में देशवासियों के हिंसक साधना अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो 29 का आंसर हो जाएगा B, 1, 2, 4 इसका आंसर सही है। गांधी जी हिंसक के लिए कभी भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हालांकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जो हिंसा हुआ उसका कभी आलोचना नहीं किया उन्होंने। जैसे असहयोग के बाद उन्होंने आलोचना किया था हिंसा का, लेकिन इसको इन्होंने बोला प्रतिहिंसा है, हिंसा का जवाब हिंसा था ये, है ना। इसका उत्तर B हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने किया था, उषा मेहता ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो चैनल उन्होंने चलाया था, जिससे क्रांतिकारियों को, जिससे आंदोलनकारियों को संकेत दिया जा रहा था। निम्न से कौन रेडियो कांग्रेस रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करता था? तो राम मनोहर लोहिया जी। ये गुप्त रूप से रह रहे थे, छुप के रह रहे थे। ये सारे समाजवादी धारा जो है, मैंने आपको बताया था आज़ाद दस्ता के बारे में भी, तो ये सारे उसी धारे के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता गठन किया गया था, तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। नेपाल के तराई का इलाका है बकरी का टापू, यहीं पर उन्होंने किया था इसकी स्थापना। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्ति राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा, कीर्ति प्रसाद सिंह, ये सारे के सारे शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है? तो लुई फिशर नाम था, लुई फिशर नाम है। ओके, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था, कहाँ का? तो एक अमेरिकी पत्रकार है। लुई फिशर संबद्ध है किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे। पत्रकार में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर है महात्मा गांधी का जीवनीकार। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो 1 और 4 यानी कि बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे थे। यहाँ पर लोगों ने अंग्रेज़ों की एक पटरियाँ उखाड़ दी थी रेल की, कई सारे जगहों पर तो इंजन को हाईजैक कर लिया था और अपना रेल चला रहे थे। इसका उत्तर डी हो जाएगा। कई सारे जगहों पर समानांतर सरकारों की भी स्थापना की गई। और आज का अंतिम सवाल करते हैं, लॉर्ड नेहरू को 1942 का अगस्त प्रस्ताव को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही दिया हुआ है। आज का एमसीक्यू वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे का एमसीक्यू इसी प्रकार से रिपीट है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। खूब मन लगाकर अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए। आपने पढ़ा है साल भर तो खुद पर भरोसा कीजिएगा, ठीक है। 150 सवाल रहते हैं। हो सकता है आपके सेट में शुरुआत के सवाल कठिन हो, बाद के आसान हो सकते हैं, बीच का आसान हो सकता है। तो पूरा पेपर देखे बिना घबराना नहीं है, और एक सवाल फंस जाने पर भी नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है। ये आपके मनोवैज्ञानिक का भी टेस्ट होता है, तो उसमें भी खरा उतरना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।